हम अपने स्कूल के बच्चों से मीटिंग कर रहे थे कि तभी आरव के एनर्जी सर्कल से आती आवाजों ने उनका और बाकी सभी का ध्यान अपनी तरफ किया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाजें कहां से आ रही है। हालांकि प्रोफेसर गौतम को पता था कि ये आवाजें क्यों आ रही थी। वो इस बात को जानते थे कि कोई अपने ब्लड लीनिएज की पावर को जगाने की कोशिश कर रहा था। इस जगह प्रोफेसर ने सबको चौंकते हुए बताया कि उन्होंने आरव को स्कूल से निकाल दिया है। साथ ही उन्होंने आने वाले स्प्रिंग फेस्ट के लिए स्कूल के रूल्स को साफ तरीके से बता दिया था। जब वो जाने लगे कि तभी वहां पर आरव के पापा आ गए थे। उन्होंने सबके सामने प्रोफेसर गौतम को रोक दिया था। उनको देख के कुछ पल के लिए प्रोफेसर गौतम परेशान हो गए, मगर उन्होंने खुद को संभालते हुए आरव के पापा को अपने ऑफिस में बुलाया। ऊपर पहाड़ी पर आरव ने भी अपनी पहली ट्रेनिंग को बहुत मन लगाकर कंप्लीट कर लिया था। गुरु ओजस ने बहुत सिंपल तरीके से आरव को पावर ऑफ ब्लड लीनिएज का मतलब समझाते हुए उससे जुड़ी कुछ बातें भी बता दी थी। उसको अभी कोई आइडिया नहीं था कि उसके पापा उसके स्कूल में क्या करने वाले थे। आरव के पापा के आने से सिर्फ प्रोफेसर ही नहीं बल्कि सभी बच्चे भी बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। एक तो अभी अभी उन्होंने सुना था कि आरव को स्कूल से निकाल दिया गया है और अब यहाँ पर उसके पापा आकर बात करना चाहते थे। आज तो सभी बच्चों के पास गॉसिप करने का बहुत जबरदस्त टॉपिक मिला था। वो बहुत खुशी खुशी अपने हॉस्टल के कमरे में चले गए। इधर आरव के पापा प्रोफेसर के पीछे पीछे उनके ऑफिस तक चले गए थे। स्कूल के बाकी स्टाफ को आरव के पापा का बर्ताव अच्छा नहीं लगा था। उन लोगों ने हमेशा से प्रोफेसर को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी थी। आरव के पापा के अंदर जाते ही स्कूल स्टाफ ने आपस में बात करना शुरू कर दिया। अरे देखो तो कितना अजीब इंसान है। भला आज तक प्रोफेसर साहब को हमने पीछे से टोकने की हिम्मत नहीं की और इनको देखो। पैसे का घमंड है यार। इनके बाप दादा भी बहुत बड़े आदमी थे, दूसरे आदमी ने कहा। हाँ, इतने बड़े आदमी थे कि उनको फुर्सत ही नहीं मिली कि अपने बच्चे पर ध्यान दे। आरव के साथ साथ इनको भी स्कूल ज्वाइन करने की जरूरत है। स्टाफ ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा। किसी ने सच ही कहा है, पैसे से आपको तहजीब नहीं आती है। अरे धीरे धीरे बोलो यार। वो जयराज सिंह डोगरा, समझ रहे हो, यहाँ किसी की औकात नहीं है कि उसका नाम लेकर उसको बुला सके। आरव के पापा का नाम जयराज सिंह डोगरा था। धीरे धीरे स्कूल के ग्राउंड में जमा हुई भीड़ गायब सी हो गई। प्रोफेसर गौतम भी अंदर की तरफ चले गए थे। आरव के पापा भी उनके पीछे आ गए। अंदर आते वक्त प्रोफेसर ने अपने ऑफिस बॉय को आरव के पापा के लिए कुछ खाने पीने को लाने के लिए कह दिया था। आइए बैठकर बात करते हैं। प्रोफेसर गौतम ने अपनी चेयर को आगे खिसकाते हुए कहा। हाँ, पहले मुझे ये बताइए कि मेरा बेटा कहाँ है? जयराज सिंह डोगरा ने पूछा। उनके चेहरे पर बेचैनी नजर आ रही थी। देखिए मिस्टर जयराज, मैं जानता हूँ कि बात बहुत सीरियस है, लेकिन हमें इस वक्त नहीं पता है कि आरव कहाँ है। प्रोफेसर गौतम ने हल्की आवाज में कहा। प्रोफेसर साहब, मैंने जब आरव को इस जगह पर पढ़ने के लिए भेजा था तब उसकी पूरी जिम्मेदारी आपको दी थी। अब मैं उसी के तहत आपसे सवाल कर रहा हूँ, कहाँ है मेरा बच्चा? जयराज ने टेबल पर अपना हाथ मारते हुए पूछा। जिम्मेदारी है डोगरा साहब, लेकिन आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। हम लोगों ने उसको ढूंढने की। तभी अचानक से प्रोफेसर की बात को काटते हुए जयराज ने कहा। प्रोफेसर साहब, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं यहाँ आपकी नाकामी को गिनने बैठूं। मेरी बात गौर से सुनिए। मेरा बेटा जैसा भी हो, वो मेरा बेटा है। उसको सजा देने का हक सिर्फ मेरा है। आप लोग होते कौन है उसको गुनहगार साबित करने वाले? आप प्लीज मेरी बात को पूरा तो होने दीजिए।
मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आरव को, मेरा बेटा आपके स्कूल से गायब हो जाता है और आप मुझे लेटर के थ्रू 10 दिन बाद इन्फॉर्म करते हैं। यही है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ? और मुझे कोशिश नहीं, कमिटमेंट चाहिए प्रोफेसर, कमिटमेंट। जयराज ने प्रोफेसर की आंख में आंख डाल के बोला। इस जगह पर प्रोफेसर ने ध्यान नहीं दिया कि रुद्रिक भी बाहर दरवाजे पर खड़ा उनकी और जयराज की बातें सुन रहा था। उनकी बातों को सुनकर रुद्रिक बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब जयराज क्या करने वाले थे। वो लगातार प्रोफेसर को फटकार लगाए जा रहे थे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि प्रोफेसर को कोई इस तरह से धमकी दे। जयराज साहब, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, मगर जिस रात ये सब हुआ उस वक्त यहाँ पर मैं नहीं था। मैंने खुद उसको ढूंढने की कोशिश की मगर वो कहीं नहीं मिला और अब आखिर में मुझे ये फैसला लेना पड़ा। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। प्रोफेसर ने बात को संभालते हुए कहा। समझने की कोशिश आप करिए। आपके स्कूल की नींव मेरे परिवार के भीख पर खड़ी है। मैं यहाँ आज जयराज की हैसियत से नहीं, एक बाप की हैसियत से आया हूँ। मुझे मेरा बेटा चाहिए, किसी भी कीमत पर। जयराज ने फटकार लगाते हुए कहा। मैं इस मामले को खुद से देख रहा हूँ, आपको इसमें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। प्रोफेसर अभी बोल ही रहे थे कि जयराज अपनी जगह से उठे और प्रोफेसर गौतम के ऑफिस से बाहर की ओर निकलने लगे। जब वो दरवाजे के पास गए तो वो रुक गए। इस वक्त उनको प्रोफेसर गौतम रोकना चाहते थे मगर उनकी हिम्मत नहीं हुई। लंबी सांस के साथ जयराज ने बहुत आराम से प्रोफेसर को जाते हुए कहा, अगर मेरा बेटा खुद से भाग गया है तो मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लूंगा, लेकिन याद रहे कि अगर स्कूल ने उसको नुकसान पहुंचाया होगा तो लोग याद करेंगे कि यहाँ कोई स्कूल हुआ करता था। इतना कहने के साथ वो निकल गए। प्रोफेसर साहब इस बात को जानते थे कि जयराज सिंह डोगरा बहुत ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पर प्रोफेसर गौतम खुद से कोई कंक्लूजन नहीं बना पा रहे थे क्योंकि उनको वही पता था जो उनको स्कूल के बच्चों ने बताया था। रुद्रिक भी प्रोफेसर गौतम की तरह इस बात को जानता था कि आरव का परिवार इस इलाके का सबसे ज्यादा नाम वाला परिवार है। उन लोग के दबदबे को कोई कम करके नहीं आंक सकता था। जो धमकी अभी जयराज ने प्रोफेसर को दी थी उसको सुनने के बाद रुद्रिक के भी हाथ पैर डर से कांप रहे थे क्योंकि आरव को मारने में सबसे बड़ा हाथ उसी का था। अब रुद्रिक को अपने खिलाफ सबूतों को मिटाना था। वैसे तो ये काम उसने कर दिया था लेकिन वो जानता था कि उसकी एक गलती उसको मौत के मुंह में डाल सकती थी। रात अब अपने पहले पहर में आ गई थी। आज आरव की ट्रेनिंग बहुत अच्छे से हो गई। अब आरव उस तरीके को जान गया था जिससे वो अपने ब्लड लीनिएज की पावर को एनर्जी सर्कल में बुला सकता था। आरव और भी ज्यादा सीखना चाहता था मगर गुरु ओजस ने उसको समझाया कि किसी भी नॉलेज को एक साथ पाने का कोई मतलब नहीं है। हर नॉलेज को पाने के लिए थोड़ा वक्त लगता है और वो लोग भी उसी के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। वैसे तो वो बहुत ज्यादा थका नहीं था क्योंकि उसको गुरु ओजस ने डिमोनिक आई की पावर से बांध दिया था। आरव अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। अक्सर जब भी वो कुछ बहुत अच्छा सीखता या कुछ अच्छा हासिल करता तो वो अपने पापा को बताता था। आज जब उसने अपने जीवन के सबसे बड़े ज्ञान को हासिल किया तो उसके पास कोई नहीं था जिससे वो इन सब बातों को शेयर करे। हालांकि उसने ओजस को गुरु बना लिया था मगर टीचर और डैड में बहुत अंतर होता है। गुरु ओजस से नजरें बचाकर वो अपने आंखों में आंसुओं को पीने की नाकाम कोशिश कर रहा था। ऐसा भी नहीं था कि उसके डैड ने उसको बहुत ज्यादा किसी बात के लिए छूट दे रखी थी। आरव को उसके घर में हर बात के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी। उसके ऊपर इस हिसाब से कंट्रोल किया जाता था कि कोई सोच भी नहीं सकता था। मगर इन सब के बावजूद आरव उस जगह, उस घर, उस परिवार से खुद को कनेक्टेड फील करता था। वहीं दूसरी तरफ जयराज अपने कार में बैठकर अपने घर की तरफ निकल गए थे।
वो जिस जवाब की तलाश में आए थे, उनको वो जवाब नहीं मिला था। जयराज सिंह डोगरा को इस बात का अफसोस हो रहा था कि उसने पहले ही क्यों नहीं स्कूल के लेटर को पढ़ा और उसका जवाब दिया। ये लेटर अभी भी उसके हाथ में ही था। अपने ड्राइवर से छिपके वो अपने कार के अंदर ही बैठ के रो रहे थे। इस वक्त वो जयराज सिंह डोगरा से ज्यादा एक मजबूर बाप था, जिसको अपने बच्चे की जुदाई ने तोड़ दिया था। जब उनको लेटर मिला था कि आरव को स्कूल से निकालने की बात हो रही है, वो भी डिसिप्लिनरी एक्शन में, तो वो बहुत गुस्से में आ गए थे। उस वक्त उनको लगा था कि आरव ने जरूर कुछ गलत काम किया होगा। आमतौर पर भी आरव की शिकायतें आती रहती थी, जैसे उसने कभी किसी टीचर को परेशान किया हो, तो कभी बाहर के लड़कों के साथ मारपीट की, क्लास में अपने काम पर ध्यान नहीं देता हो, मगर कभी भी इस तरह की बात वो सोच भी नहीं सकते थे। आंसू की कुछ बूंदें उनकी आंखों में भर आई थी। सड़क के कभी न खत्म होने वाले सफर की तरह आरव की यादें भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। खैर, यादों से इस वक्त वो अकेला नहीं जूझ रहा था। आरव भी अभी पहाड़ी के ऊपर अपने पिता की तरह घर के यादों में खोया हुआ था। सब कुछ अच्छे से खत्म करने के बाद आरव और गुरु ओजस अपने मठ में लौट आए थे। गुरु ओजस इस बात को समझ रहे थे कि आरव दुखी है। उन्होंने उसके मन को हल्का करने के लिए उसको टोकते हुए कहा, आरव, जब तुम्हारी इनिशियल ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो मैं तुमको अपने पुराने मठ में लेकर जाऊंगा। गुरु ओजस की बात को सुनकर आरव अपनी सोच से बाहर आया। उसने उदास मन से कहा, आखिर इस बात का क्या फायदा होगा? मैं जो भी हासिल कर लूं, अपने डैड का सिर अब कभी ऊंचा नहीं कर पाऊंगा। उनको मेरे कारण हमेशा जिल्लत की जिंदगी का सामना करना पड़ेगा। आरव, जीवन को देखने के बहुत से नजरिए होते हैं। अगर तुमको कुछ सही करना है तो तुमको पहले खुद को सही करना होगा। तुम्हारे साथ क्या हुआ है ये तुम जानते हो, मगर मैं इतना जानता हूं कि तुमको वापस जाकर खुद के लिए लड़ना चाहिए। लोग हमेशा आप पर पत्थर फेंकेंगे, ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उस पत्थर से क्या बनाते हैं, कब्र या किला। गुरु ओजस ने कड़े शब्दों में कहा, आपका क्या मतलब है कि मुझे बाहर निकलकर अपने लिए लड़ना चाहिए? आरव ने चौंकते हुए पूछा। अगर खुद के लिए दुनिया से नहीं लड़ सकते तो ठीक है, अपने डैड, अपने परिवार के पोजीशन के लिए लड़ो, गुरु ओजस ने कहा। इस बार उनकी आवाज में गुस्सा था। अब मैं कुछ भी करूं, मुझे कोई भी सही नहीं समझेगा। इतना कहते कहते आरव की आंखों से आंसू आ गए। इस बार वो अपनी आंखों को रोक नहीं सका। मकसद सही हो तो लोग आपके साथ आ ही जाते हैं। अपने मकसद को बड़ा करो आरव, तुम खुद बड़े हो जाओगे। गुरु ओजस ने आरव के कंधे को थपथपाते हुए कहा। वो उसको हिम्मत देने की कोशिश कर रहे थे। आरव गुरु ओजस के सामने टूटकर रोने लगा। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे अब। वो चाहता था कि वो खुद के नाम को बड़ा करे। वो चाहता था कि कुछ अच्छा करे ताकि उसके डैड को उस पर फख्र हो। लेकिन जो दाग उसके साथ था, वो उसको ऐसा करने से रोक रहा था। ओजस ने आरव को आखिर में गले लगा लिया। छोटे बच्चे की तरह रोते हुए आरव उनसे लिपट गया। आज उसको ऐसे इंसान की जरूरत थी जो उसके तकलीफ को उसके हिसाब से समझ सके। जब आरव कुछ ठीक हुआ तो गुरु ओजस ने उससे बहुत आराम से पूछा, उस रात क्या हुआ था आरव? तुम्हारा गुरु होने के नाते मुझे ये जानना है। आरव अब गुरु ओजस को देखे जा रहा था। क्या आरव गुरु ओजस को अपना सच बता पाएगा? क्या होगा सच जानने के बाद गुरु ओजस का फैसला? क्या आरव का जख्म भरेगा? क्या उसका ये दर्द कम होगा? क्या है उस रात का सच? क्या लगता है आपको? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए वीरों का वीर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।
अपने ट्रेनिंग के बाद खुश भी था और दुखी भी। खुश होने का कारण था आज उसने कुछ नया सीखा था, और दुखी होने का कारण था कि वो इस बात को अपने डैड को नहीं बता सकता था। गुरु ओजस उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि उसको अपने परिवार के लिए लड़ना चाहिए। ऐसा करने से ही वो अपने परिवार और दुनिया का सामना कर सकेगा, क्योंकि अगर आरव भागता है तो भी उसके माथे से वो 2 दाग नहीं मिटेंगे, जो अभी आरव के लिए उसकी जान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए थे। जब आरव अपने आंसू में डूब गया तो गुरु ओजस ने उसे गले से लगाते हुए पूछा कि उसके साथ उस रात क्या हुआ था। आखिर वो कैसे स्कूल से बाहर फेंक दिया गया। उस रात की तरह आज रात का भी मौसम बहुत ज्यादा खराब लग रहा था। रात के आसमान में बादलों को देखना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, मगर चमकती बिजली ने बहुत अच्छे से मौसम के मिजाज को बता दिया था। आरव अब चुप होकर अपने बिस्तर पर बैठ गया था। उसकी आंखों से आंसू अब सूख गए थे। उसके सामने गुरु ओजस अपने सवालों के जवाब के लिए बैठकर इंतजार कर रहे थे। भारी आवाज से आरव ने बोलना शुरू किया। उस दिन हमारे प्रोफेसर गौतम किसी काम से बाहर गए थे। मैं और मेरे कुछ दोस्तों ने बाहर जाने का प्लान बनाया। स्कूल के हॉस्टल में मेरी अच्छी जान पहचान थी, तो मुझे बाहर जाने की परमिशन मिल जाती थी। उस दिन इस ठंड के मौसम की आखिरी बर्फ गिरी थी। मैं शाम को हॉस्टल के पीछे वाले गेट से बाहर गया था। हम लोगों ने पास के मठ को एक्सप्लोर करने का प्लान बनाया था। हम लोग बहुत देर तक बाहर घूमते रहे। आखिर में जब रात होने लगी तो हम लोग वापस आ गए थे। इस वक्त तक सब ठीक था। मैंने आते ही वॉचमैन भैया से बात की। उन्होंने हमें बताया कि सब ठीक है, किसी को शक नहीं था कि हम बाहर गए हैं। आरव बोलते बोलते अचानक से रुक गया। वो गुरु ओजस को बहुत ध्यान से देख रहा था। उनकी आंखें बंद थी। इसके बाद उसने तुरंत ऊपर आसमान की तरफ देखा। उसको वहां कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी गुरु ओजस ने अपनी आंखें खोली और आरव को मुस्कुराते हुए कहा, मैं मेडिटेट नहीं कर रहा हूँ, तुम परेशान मत हो, अपनी कहानी आगे बताओ। आरव ने राहत की सांस ली और बोलना जारी रखा। कहाँ था मैं? हाँ, हॉस्टल। जब मैं हॉस्टल की तरफ जाने लगा तो हवाएं तेज हो गई थी। पूरे स्कूल में लाइट नहीं थी, हर तरफ अंधेरा था। अचानक से मेरे पास एक लड़का आया और उसने मुझे एक लेटर दिया। उस लेटर में मुझे मैपल लाइब्रेरी के पास बुलाया गया था। मैपल लाइब्रेरी हमारे स्कूल की सेंट्रल लाइब्रेरी है। जब मैं उस जगह पर गया तो वहां पर एक लड़की खड़ी थी। जैसे ही मैंने उसको मोबाइल की टॉर्च से देखने की कोशिश की, उसने अपने कपड़े फाड़ लिए और हेल्प हेल्प चिल्लाने लगी। जब तक मैं समझ पाता तब तक बहुत देर हो गई थी। अचानक से कुछ लड़के आए, जिसमें मेरा दोस्त और स्कूल कैप्टन रुद्रिक भी था, और देखते ही देखते उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। मैं उससे रुकने को कहता रहा और वो लोग मुझे मारते रहे। बस इसके बाद जब मेरी आंख खुली तो मैं आपके पास था। तुमने खुद को बचाया नहीं? और वो लड़की कौन थी जिसने तुम पर इल्जाम लगाया था? क्या तुम उसको पहचान सकते हो? गुरु ओजस ने पूछा। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मुझे संभलने का मौका ही नहीं मिला। ये मेरे लिए उतना ही अनएक्सपेक्टेड था जितना कि थार रेगिस्तान में दिन के वक्त बर्फ गिरना। साथ ही वहां बहुत ज्यादा अंधेरा था। इस वजह से मैं उस लड़की को ठीक से देख नहीं पाया। जब उसने हेल्प चिल्लाया था तो डर के मारे मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया था। आरव ने कहा। सब बातें इस तरफ इशारा कर रही है कि तुमको किसी ने बहुत अच्छे से प्लान करके फंसाया है, गुरु ओजस ने कहा। हाँ, सही कहा आपने। मुझे बहुत अच्छे तरीके से फंसाया गया है और मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया गया। आरव ने गुरु ओजस की बात को पूरा करते हुए कहा। अच्छा, एक बात बताओ, बुरा मत मानना मगर कुछ लापरवाही तुमने भी की है। गुरु ओजस की इस बात ने आरव के चेहरे का रंग बदल दिया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसकी क्या गलती थी इस मामले में। उसने गुरु ओजस से पूछते हुए कहा, मैं समझा नहीं कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं।
मेरी क्या गलती है? बात बहुत साफ है बच्चे। तुमको खुद सोचना चाहिए था कि रात के 9 बजे कोई तुमको लेटर देकर क्यों बुलाएगा। दूसरी बात, अगर किसी ने बुलाया भी था तो तुमको जाने की जरूरत क्या थी? आखिर ऐसा क्या था उस लेटर में कि तुम खुद को रोक नहीं पाए? गुरु ओजस ने अपनी जगह से उठते हुए पूछा। लेटर में, इतना बोलकर आरव कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसके बाद उसने दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, लेटर में सुमायरा थी। उस लेटर की हैंडराइटिंग सुमायरा की थी, इसलिए मुझे जाना पड़ा। गुरु ओजस को आरव की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उनको समझ नहीं आ रहा था कि आरव अगर सुमायरा को इतना चाहता है तो सुमायरा भला क्यों उसके साथ ऐसा करेगी। क्योंकि गुरु ओजस को बहुत अच्छे से याद था कि जब उस रात उन्होंने आरव को उस बर्फीले सड़क से उठाया था तो आरव बेहोशी की हालत में भी सुमायरा का नाम ही ले रहा था। उन्होंने आरव को तुरंत अपने दिमाग में चल रही बातों के मुताबिक पूछा, ये कैसे हो सकता है? मतलब तुम उसको इतना मानते हो? उस रात जब तुमको लाया तो तुम उस समय भी इसी लड़की का नाम ले रहे थे। तुम मुझे समझाओ कि उसने ऐसा क्यों किया। हो सकता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई हो। गुरु ओजस, मैं जानता हूँ वो सुमायरा ही थी। वो लेटर भी उसने ही लिखा था। ये बात आपको जितना परेशान कर रही है उतना ही मुझे भी कर रही है। मैं जानता हूँ कि इसको मानना जरा मुश्किल है, लेकिन अगर ऐसी बात है बच्चे तो सच में तुमने जहर पिया है। मैं ज्यादा तो इस दुनिया में कभी रहा नहीं हूँ, मगर इतना समझता हूँ कि कोई चाहने वाला जब आपको धोखा दे तो खुद से भरोसा टूट जाता है। हाँ, सही कहा आपने। मैंने कभी अपने लाइफ को सीरियस नहीं लिया, हमेशा मस्ती मजाक एंजॉयमेंट ही किया। लेकिन जब भी मैं सुमायरा को देखता था तो मेरा मन कहता था इस लड़की के लिए मुझे खुद को साबित करना है। वो मेरे लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन का काम करती थी। आरव ने भारी मन से कहा, शायद इसलिए उसके जाने के बाद तुम खुद अपने लाइफ से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। गुरु ओजस ने आरव के मन को पढ़ते हुए कहा, आपको पता है मैं जिस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की सोच रहा था वो भी सिर्फ सुमायरा के लिए था। उसके घर में बहुत अच्छे अच्छे फाइटर्स हैं, इसलिए तुमने भी सोचा कि तुम अच्छे फाइटर बनकर उसके घर के लोगों को इम्प्रेस कर दोगे और फिर सुमायरा, है ना? गुरु ओजस ने बात को पूरा करते हुए कहा। गुरु ओजस की बात को सुनकर आरव हंसने लगा। यहाँ आने के बाद वो पहली बार दिल खोल के आज हंसा था। कुछ पल के लिए आरव को हंसते देखकर गुरु ओजस भी बच्चे की तरह हंसने लगे। वैसे उनका स्वभाव ऐसा नहीं था, वो बहुत शांत और गंभीर रहते थे। शायद से उनके अंदर के अकेलेपन ने उनको शांत कर दिया था। प्लानिंग तो बहुत अच्छी थी, अफसोस एक बात का ध्यान नहीं रखा तुमने। उसके बारे में सोच लेते तो शायद से काम बन जाता तुम्हारा। गुरु ओजस की बात सुनकर आरव अचानक से हंसते हंसते शांत हो गया। ऐसी क्या बात है? बात यह है कि तुमने अच्छा करने का सोचा है, मगर दिक्कत बस एक बात की है, वो ये है कि तुम्हारा मकसद गलत था। गुरु ओजस ने क्लियर करते हुए कहा। कैसा मकसद गुरुजी, मैं समझा नहीं। गुरु की बातें आरव के सर के ऊपर से गुजर रही थी। अगर तुमने सिर्फ मार्शल आर्ट्स को अपने लाइफ का टारगेट बनाया होता तो शायद से आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। आरव, जिंदगी सभी के पास है, मगर खास वही लोग हैं जिन्होंने अपने लाइफ के बदले में कुछ कंट्रीब्यूट किया है। इंसान को उसके मकसद से जाना जाता है। गुरु की बात को सुनकर आरव अपने मन में सोचने लगा, सुमायरा जैसी लड़की, क्या सुमायरा जैसी लड़की ऐसा सब कर सकती है? सवाल तो ये भी है कि उसने ऐसा क्यों किया, पता नहीं। तभी आरव को गुरु ने हल्के से सर पर मारते हुए कहा, बच्चे मेरी बात पर ध्यान दो, मैं तुम्हारे साथ मस्ती नहीं कर रहा हूँ। माफ करना गुरुजी, मैं बस कुछ सोच रहा था। यही हाल रहा तो सोचते ही रह जाओगे।
अपने इमोशन से ज्यादा भरोसा अपने एक्शन पर करो, वो भी बहुत अच्छे से पूरे डेडिकेशन के साथ, गुरु ओजस ने कहा। इसके बाद गुरु ओजस आरव को लाइफ के अलग अलग बातों को समझाने लगे। एक दफा मार खाने के बाद आरव ने भी गुरु ओजस की बातों को इग्नोर करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अपने मन की गहराइयों से आरव जानता था कि गुरु ओजस जो कह रहे थे और जो सोच रहे थे वो उसके भलाई के लिए ही था। आरव का मन अब बहुत हल्का हो गया था। उसके दिलो दिमाग में जो कुछ चल रहा था वो उसने बहुत अच्छे से आज गुरु ओजस को बता दिया था। ऐसा करना आरव के लिए बहुत जरूरी था, मगर आरव अभी नहीं जानता था कि गुरु ओजस ने जानबूझकर इस बात को छेड़ा था। गुरु ओजस अभी इस बात को बहुत अच्छे से समझते थे कि आरव को अगर आगे कुछ सिखाना है तो सबसे पहले उसके मन को साफ करना पड़ेगा। उसको इस बात को समझाना पड़ेगा कि उसकी पुरानी सोच उसको बर्बाद कर सकती है। जैसे कि गुरु ओजस ने सोचा था, आरव अब पहले से ठीक था, मगर वो इस बात को भी बहुत अच्छे से समझते थे कि आरव का मन अभी बहुत कच्चा था। उसको मजबूत करने के लिए उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी थी। गुरु ओजस आरव के हर अच्छे बुरे को बहुत अच्छे से समझ रहे थे, ताकि वो उसको उसके हिसाब से वो बना सके जो उसके डेस्टिनी में है। गुरु ओजस इस बात से भी परेशान थे कि आरव को अभी उसके जीवन का सबसे बड़ा राज नहीं पता था। आरव अभी इस बात से अनजान था कि उसके पीछे सिर्फ गुरु ओजस ही नहीं, बल्कि उसके स्कूल के पुराने दोस्त और दुश्मन भी लगे हुए हैं। आधी रात को रुद्रिक ने उन सब बच्चों को बुलाया था जो उस रात आरव को मारने में इन्वॉल्व थे। वो लोग जयराज सिंह डोगरा के आने से परेशान थे। रुद्रिक ने बहुत अच्छे से अपने दोस्त को समझाया था कि सबको क्या बताना है उस रात के बारे में। जो परेशानी अभी प्रोफेसर गौतम फेस कर रहे थे, ठीक वही परेशानी अभी रुद्रिक भी झेल रहा था। आरव का गायब होना उन लोगों को बहुत ज्यादा खल रहा था। रुद्रिक तो चाहता था कि वो आरव की लाश को देख ले तो उसको चैन पड़ जाए, मगर उसका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ है। अच्छा होता कि हम लोग उसको उस रात मार कर ही फेंक देते, रुद्रिक ने गुस्से से कहा। रुद्रिक, मुझे लगता है कि हमें खुद से उसको तलाश करना होगा। अगर वो जिंदा है तो हम लोग बहुत ज्यादा बुरा फंस सकते हैं, उत्कर्ष परेशान होते हुए कहने लगा। फंस नहीं सकते, वो जयराज सिंह डोगरा पहले हमें मारेगा और उसके बाद पूछेगा कि हमने ऐसा क्यों किया था। मैं आज उसकी बातों को सुनकर आ रहा हूँ। वो प्रोफेसर साहब को धमकी देकर गया है। रुद्रिक की बातों से डर साफ दिखाई दे रहा था। मुझे लगता है कि हमें उसको पहाड़ियों पर तलाश करना चाहिए। मैंने सुना है कि वहां पर बहुत लोगों को मॉन्क्स बचा कर ले जाते हैं, ग्रुप में बैठे एक लड़के ने कहा। पागल है क्या यार, उधर कौन जाएगा? अरे मैंने सुना है वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है। अरे वहां तो कोई ऐसे भी जिंदा नहीं रह पाएगा, रुद्रिक ने कहा। तू परेशान मत हो यार, हम लोग है ना, हम कल जाकर देखते हैं कि कौन है उन पहाड़ियों पर। अगर आरव मिल गया तो हम उसको वहीं से नीचे फेंक के खत्म कर देंगे। तू सिर्फ अपने कंपटीशन पर ध्यान दे, समझा? उत्कर्ष ने कहा। अपने दोस्त की बात सुनकर वो अब पहाड़ी की तरफ देखे जा रहा था। क्या है आरव के जीवन का वो राज जिसके लिए गुरु ओजस परेशान है? क्या आरव अपने दुश्मन से अपना बदला लेगा? क्या रुद्रिक के दोस्त आरव तक पहुंच पाएंगे? क्या मोड़ लेगी कहानी आरव की? क्या लगता है आपको, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए